किसी को काम आया छल तो किसी को काम आया बल। कोई है एकाकी तो किसी के साथ है दल। उपन्यास सुनिए और जानिए, लालसा के इस महासमर में कौन होगा सफल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। अरे ओ चाचा, काजू रख दिए ना? क्या नहीं है? तो बादाम तो होगा, वो भी नहीं है। अरे यार, आदमी हो कि पाजामा, इतनी बड़ी दुकान क्या देखने के लिए खोली है? अच्छा एक काम करो, पिस्ते दे दो। नहीं है? हे भगवान, गई भैंस पानी में। एक काम करो, मूंगफली दे दो, मैं उसी से काम चला लूंगी। अब अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं ये सब क्यों मांग रही हूँ, तो इसके लिए तो आपको सुनना होगा लास्ट चैप्टर। अरे लेकिन मैं तो आपसे बात नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। क्योंकि आप लोग चैप्टर सुनते हैं लेकिन बिना लाइक और कमेंट किए ही निकल जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी रोमांचक कहानियां सुनाऊं, तो जरा सा समझ गए ना? तो चलिए मैं करती हूँ अपना काम शुरू और आप कीजिए अपना काम शुरू। कुलभूषण ओबराय जब अपने लॉयर के साथ अपनी पजेरो के पास आए तो उनका नया ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। वह कुछ चौंकी, लेकिन यह सोचकर गाड़ी में बैठ गए कि इंस्पेक्टर सिंघाल ने शायद उसे भेजा होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं मिस्टर ओबराय, ये पेपर उन बदमाशों को मत दीजिए। क्या गारंटी है कि पेपर्स मिलने के बाद वे आपकी बेटी को छोड़ देंगे? धीमे स्वर में कपूर साहब ने उन्हें सलाह दी। हमारी बेटी हमें इस बिजनेस और प्रॉपर्टी से कहीं ज्यादा प्यारी है वकील साहब। कुलभूषण जी ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया और ड्राइवर से मुखातिब हुए। चलो ड्राइवर। यस सर। ड्राइवर ने बड़े अदब से कहा और गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हें क्या इंस्पेक्टर सिंघाल ने भेजा है? यस सर। रास्ते में ओबराय साहब का फोन बजा तो उनकी सांसें ठहर गई। वही प्राइवेट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उन्होंने डरते डरते फोन पिक किया। हेलो मिस्टर ओबराय। हडसन की ठंडी और भारी आवाज सुन वह सहम गई, लेकिन उन्होंने कोई भी भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया हार्डी, अब तुम अपना वादा निभाओ। उन्होंने अपने डर को छिपाते हुए कहा। ब्रिलियंट, आई न्यू तुम बेवकूफ नहीं है ओबराय। और अगर कोई बेवकूफी करने का ट्राई किया तो योर डॉटर फ्लोटिंग बॉडी। हडसन ने एक बार फिर ओबराय को डराया। आना कहाँ है हार्डी? ओबराय ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा। गुड क्वेश्चन, नाउ लिसन। नॉर्थ ईस्ट में देहरादून से एक रोड डाइवर्ट होता है, वहां तुमको एक मोबाइल टावर दिखेगा जिस पर एक ब्लैक फ्लैग होगा। उस रोड पर तुमको स्ट्रेट आना है अराउंड 5 किलोमीटर्स। देन राइट में तुमको एक ढलान मिलेगा, वहां से तुम्हारा गाड़ी नहीं आएगा, सिर्फ तुम आएगा अकेले। एंड रिमेंबर, तुम्हारा गाड़ी में तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। एंड नो वेपन। गॉट इट?
हडसन ने ओबरॉय को रास्ता समझाया। आने का टाइम? ओबरॉय ने वापस पूछा। After an hour, sharp at 9 o'clock. हडसन ने अपनी कलाई घड़ी देखी और जवाब दिया। रात के 8 बज रहे थे और अब पूरा 1 घंटा इंतजार करना था ओबरॉय को। जाना कहाँ है सर? नया ड्राइवर जो उनकी बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहा था गंभीर स्वर में पूछने लगा। अभी नहीं, 1 घंटे बाद देहरादून रोड। ओबरॉय ने जवाब दिया। तब तो वहां पहुंचने में आधा घंटे से ज्यादा ही लगेगा। ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, तुम तो बड़े होशियार मालूम होते हो। जरा अपने फोन से इंस्पेक्टर से बात तो करवाओ। ओबरॉय ने ड्राइवर को ध्यान से देखा। इंस्पेक्टर साहब का मैसेज है, आप बस कछुओं और मछलियों को चारा खिलाइए, फिर वो खुद ब खुद मर जाएंगे। ड्राइवर ने जो संदेश दिया उसने ओबरॉय को और उलझन में डाल दिया। तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब क्या इसी भाषा में बात करते हैं? वे अब ड्राइवर से हल्की फुल्की बातें करने लगे। जी वो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, बस एक रिश्वत को छोड़कर। ड्राइवर ने कहा। अब ओबरॉय के मन से हडसन को लेकर जो डर था वह काफी हद तक मिट चुका था और इंस्पेक्टर सिंघाल पर भरोसा कायम हो चला था। तकरीबन 40 मिनट बाद कार देहरादून रोड की उसी ढलान पर खड़ी थी। ओबरॉय ने अपनी कलाई घड़ी में समय देखा। इस समय उनका रक्तचाप काफी बढ़ा हुआ था। उन्होंने एक स्ट्रिप से लेकर दवा खाई और चिंतित भाव से ड्राइवर की तरफ देखा। अब हमें इस रास्ते पर अकेले ही जाना होगा। तुम यहीं वेट करो हमारा, और जब तक हम ना आए यहां से हिलना मत, समझ गए ना? ओबरॉय ठीक उसी जगह उतरते ड्राइवर से बोले जहां उन्हें हडसन ने बुलाया था। समझ गया सर। वे जाने लगे तो ड्राइवर ने उन्हें रोका। सर, आपका ब्रीफकेस। ड्राइवर ने ब्रीफकेस आगे बढ़ाया। अरे हाँ, परेशानी में हम इसे तो भूल ही गए। ओबरॉय ने उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया और अपने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछा। डोंट टेक टेंशन सर। ड्राइवर ने विश किया और एक रहस्यमयी मुस्कान उनकी तरफ उछाली। ओबरॉय अपने दाएं हाथ में ब्रीफकेस लिए उस पथरीली ढलान पर उतरने लगे। ड्राइवर ने फुर्ती दिखाते हुए अपना फोन जल्दी से निकाला, एक संदेश टाइप किया और जल्दी से भेज दिया। आधा किलोमीटर चलने के बाद ओबरॉय को एक टीले जैसा कुछ नजर आया। एक ब्लैक फ्लैग उस पर लगा हुआ देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यही हडसन का गुप्त अड्डा हो सकता है। वे अपना पसीना पोंछते हुए उस ओर बढ़े। अपनी बेटी निशा के नजदीक होने के ख्याल ने उन्हें और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी की लहर उठी और ओबरॉय पर पड़ी। टीले के अंदर एक गुप्त सुरंग थी जिसका रास्ता खुल गया था और उसी में से वह रोशनी बाहर आ रही थी। वेलकम ओबरॉय। वॉल्टर टोली नकाब चढ़ाई उनके सामने आ खड़ा हुआ था। उजाड़ इलाके में यह करिश्मा देख ओबरॉय को डर भी लग रहा था और हैरानी भी हो रही थी। सुरंग के अंदर जाने पर दरवाजा स्वतः ही बंद हो गया तो ओबरॉय की धड़कनें बढ़ गई। हमारी बेटी कहाँ है?
वे तनाव में आकर पूछने लगे। वॉल्टर उन्हें लेकर एक लंबे चौड़े कमरे में गया जहां हडसन मौजूद था। Good to see you on time, Oberoi. वह सिगार की कश खींचता हुआ अपने जूतों को खट खट बजाने लगा जो उसने अपने सामने वाली लकड़ी की गोलाकार मेज पर रखे हुए थे। इस वक्त वह काले कोट में गोल्डन चश्मा लगाए सिगार पी रहा था। उसके सामने बैठने के लिए एक कुर्सी लगाई गई थी और वो शायद ओबरॉय के लिए ही थी। ये रहे तुम्हारे पेपर्स हार्डी, अब हमारी बेटी हमारे हवाले कर दो। वे गुस्से में भरकर बोले। Don't you forget, Oberoi. Beggars are not choosers. हडसन ने एक बार फिर अपने जूते खटकाए। लिसन हार्डी, आई एम नॉट ए बैगर। बैगिंग तो तुम कर रहे हो और हम ये पेपर्स ले आए हैं ताकि अपनी बेटी की जान का सदका उतारकर भिखारियों में बांट सकें। ओबरॉय ने उसके इंसल्ट करते हुए करारा जवाब दिया। हडसन की नसों में बहता रक्त उभरने लगा। आंखें अंगारों से दहकी। कमरे की नीली रोशनी में वह किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। Shut up, bastard! Walter! वह चीखा। वॉल्टर ने अपने साथी को संकेत किया। वह जल्दी जल्दी कमरे से बाहर गया और कुछ ही क्षणों बाद एक चीख गूंजी। वो इतनी दर्द भरी थी कि ओबरॉय सिहर उठे। निशा! ओबरॉय चीख की दिशा में भागे। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबरॉय, अभी तुम हमारा चीफ को बैगर बोला था। ये उसी का रिवॉर्ड है। वॉल्टर ने उन्हें कमरे के दरवाजे पर रोकते हुए धक्का दिया। Behave yourself, Walter. Oberoi हमारा बिजनेस पार्टनर है। You should respect him. हडसन ने ब्रीफकेस अपने सामने करते हुए उसे खोल लिया था और अब वह कागजों पर पार्टनरशिप के अप्रूवल को देख रहा था। ओबरॉय कुछ सोचते हुए हाथ बांधे एक कोने में खड़े हो गए और निशा की उम्मीद में महादेव से प्रार्थना करने लगे। मनी भी क्या चीज होता है वॉल्टर, फ्रेंड को भी एनिमी बना देता है। हडसन ने ओबरॉय की तरफ देखते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हमने तुझ जैसे सांप को अपना दोस्त समझा और अपनी बेटी का जीवन दांव पर लगा दिया। ओबरॉय इधर मन ही मन बोल रही थी। तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो अब हमारी बेटी हमें सौंप दो हार्डी। वह प्रत्यक्ष में बोले मगर मन ही मन वह किसी चमत्कार के होने की आशा भी लगाए बैठे थे। वॉल्टर, take him to his darling daughter. हडसन ने वॉल्टर को ऑर्डर दिया। उसने एक शातिराना मुस्कान कुलभूषण ओबरॉय की तरफ उछाली। आज फ्रेंडशिप डे है माय फ्रेंड, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एक फ्रेंडशिप बैंड अपने कोट की जेब से उसने निकाला और ओबरॉय की तरफ बढ़ाया। Please accept this friendship day present. May I take a picture, Chief? वॉल्टर ने अनुमति मांगी। Why not? Come, my friend, come. हडसन उठा और ओबरॉय के पास गया।
इस समय कुलभूषण ओबराय सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें बस निशा के पास जाना था। हडसन ने एक तरह से जबरदस्ती उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहना दिया। स्माइल प्लीज। वॉल्टर बोला और पिक्चर क्लिक की। तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी थी और निशा कैद से आजाद। वह लहूलुहान फर्श पर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे उसे बुरी तरह घसीटा गया हो। ओबराय उसे इस हालत में देखकर जड़ हो गए। निशा का यह हाल था कि वह मारे दर्द के रोई जा रही थी। उसके मन और तन की चोटें मिलकर हाहाकार कर रही थीं। एक आदमी ने उसके बंधे हुए हाथ पैर खोले तो वह उठी। ओबराय ने अपने कलीजे से अपने कलीजे के टुकड़े को लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह चले। आई एम सॉरी बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। उन्होंने किसी बच्चे की तरह रोते हुए कहा, नहीं डैड, आप ऐसे मत रोइए। आई एम सॉरी, मुझे भी आपकी बात समझनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल आप मेरा भला चाहते हैं। निशा उनका रोना सह न सकी और उन्हें चुप कराते हुए बोली। बाप बेटी का यह मिलन देख कुदरत भी जैसे रो पड़ी थी। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे अपराधी हैं। हमारी वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। दोनों के आंसू एक साथ बहने लगे थे। Stop this melodrama, or should I shoot both of you? वॉल्टर ने अपनी घड़ी देखते हुए चेतावनी दी, जिसे सुन निशा और कुलभूषण दोनों सिहर उठे। डैड, यहाँ से चलिए, मुझे ले चलिए प्लीज, वह रोती हुई बोली। हाँ बेटे हाँ, हम तुम्हें लेने ही आए हैं, चलो। वॉल्टर एक गहरी मुस्कान के साथ उन दोनों के पीछे पीछे गन लिए चलने लगा। गन हटाओ, ओबराय ने कहा तो उसने खूनी नजरों से बाप बेटी को देखा। प्लीज डैड, निशा ने कहा और तेजी से लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। Open the door. वॉल्टर ने कड़कती आवाज में रक्षक को ऑर्डर दिया। भारी लौह फाटक एक चरमराहट के साथ खुल गया। बाहर रात का घना सन्नाटा और मसूरी की पहाड़ियों पर छाई धुंध उनका स्वागत करने लगी। ओबराय और निशा दोनों बाहर आए। पीछे वॉल्टर हाथ में गन लिए साए की तरह चल रहा था। वे बार बार मुड़कर देख रहे थे कि कहीं वॉल्टर गोली न चला दे। प्लीज डैड, रुकिए मत, जल्दी चलिए, निशा ने लड़खड़ाते कदमों से आगे चलते हुए कहा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन पिता के साथ घर लौटने की चाहत उसे हिम्मत दे रही थी। अभी वे मुश्किल से 10 कदम ही चले थे कि अचानक पहाड़ियों की ओट से गाड़ियों की हेडलाइट चमकी। चकाचौंध ने अंधेरे को चीर कर रख दिया। टायरों की चीख और बूटों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस की एक टुकड़ी ने पलक झपकते ही टीले को घेर लिया। Run! किसी ने तेज आवाज में ओबराय को चेतावनी दी। अगले ही पल सन्नाटा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। टीले के मुहाने पर छिपे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी हमला किया। वॉल्टर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसे पुलिस ने दबोच लिया। निशा, कार की तरफ भागो।
भागो बेटी। ओबरॉय ने अपनी फटी हुई आवाज में चीख कर कहा। ऊपर देहरादून रोड की तरफ चढ़ाई चढ़ते हुए निशा पागलों की तरह दौड़ रही थी। पीछे बम के धमाके और गोलियों की आवाजें कलीजा चीर रही थी। ओबरॉय हाँफ रही थी। उनका वजन और बढ़ती उम्र जवाब दे रही थी, लेकिन वे निशा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। उधर हडसन के गुप्त ठिकाने पर गोलियों की तड़तड़ाहट और सायरन की आवाज़ों ने सन्नाटे को चीर दिया था। पुलिस की स्पेशल यूनिट ने कमिश्नर राठौर और इंस्पेक्टर सिंघाल के नेतृत्व में चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी, लेकिन हडसन हार मानने वालों में से नहीं था। ठिकाने के भीतर बने कंट्रोल रूम में खड़े होकर उसने एक लाल बटन पर हाथ रखा। रेड, अगर ये कैसल हार्डी का नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। अपने वफादार साथी मैथ्यू और अपने सबसे खास डिप्लोमेट रेड की ओर देखते हुए उसने भारी आवाज में कहा, लेट्स गो, दे विल गेट एशेस हियर। इसी के साथ उसने बटन दबा दिया। टाइम माइन के भीतर लगे विस्फोटक सक्रिय हो उठे। एक के बाद एक भीषण धमाके होने लगे। कंक्रीट की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और पूरा ठिकाना आग की लपटों में तब्दील हो गया। इस तबाही ने पुलिस के बढ़ते कदमों को रोक दिया और हडसन के लिए भागने का रास्ता साफ कर दिया। वे तीनों, हडसन, मैथ्यू और रेड, धुएं के गुबार को चीरते हुए उस गुप्त हेलीपैड की तरफ भागे जहां उनका निजी हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R-44 खड़ा हुआ था। पीछे से पुलिस के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन धमाकों के शोर में सब दब गया था। हेलीकॉप्टर के रोटर्स पहले से ही घूम रहे थे। मैथ्यू ने अपनी ऑटोमेटिक गन से कवर फायर दिया, जबकि रेड ने हडसन को सुरक्षित अंदर धकेला। जैसे ही रॉबिन्सन ने जमीन छोड़ी, नीचे पूरा ठिकाना एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आग की रोशनी में हडसन का चेहरा चमक रहा था। उसने खिड़की से नीचे देखा। देहरादून रोड की ढलानों पर पुलिस की गाड़ियां छोटी छोटी चींटियों जैसी लग रही थीं। वी आर सेफ चीफ, वो हमको क्लाउड्स में कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, रेड ने हाँफते हुए कहा। हडसन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह अपनी कलाई घड़ी देखने लगा और फिर उसने काउंटिंग स्टार्ट की। काउंटडाउन begins. 3, 2, 1। टीले के भीतर से आग की गगनचुंबी लपटें निकलने लगी थी। उसने भागने से पहले अपने ठिकाने को पूरी तरह उड़ा दिया था, मगर कुछ और भी बाकी था। इधर इंस्पेक्टर सिंघाल कुलभूषण ओबराय की पजेरों के पास अपनी सर्विस पिस्टल लिए खड़ा था। वह कवरिंग फायर देते हुए निशा की तरफ आने वाले हर खतरे को टारगेट कर रहा था। मिस ओबरॉय, गो इनटू द कार, उसने गरज कर कहा। निशा कार के पास पहुंच चुकी थी। उसने मुड़कर देखा। उसके डैडी अब कुछ ही फीट की दूरी पर थे। डैड, जल्दी आइए, उसने हाथ बढ़ाते हुए उन्हें पुकारा। ओबरॉय ने मुस्कुराकर अपनी लाडली बेटी की ओर देखा। उनके मन में संतोष था कि आज उन्होंने उसे मौत के मुंह से बचा लिया है। तभी उनकी कलाई पर बंधे उस फ्रेंडशिप बैंड में एक नन्ही लाल बत्ती तेजी से लपकने लगी। बीप
बीप बीप। ओ माय गॉड, लगता है ये तो किसी खतरे का सिग्नल है। पर आप मत डरिए, आप तो उपन्यास को लाइक कीजिए एवं निशा और ओबरॉय के मिलने की खुशियां मनाइए, क्योंकि खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। क्या पता कल क्या हो। उपन्यास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने दिल की बात। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। साथ ही हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम भी जानते जाइए। वो हैं सुधांशु कुलश्रेष्ठ, अभय गोयल, परमानंद द्विवेदी एवं मैं ओमवीर नावरिया। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।